एक लड़की जिसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। उसके घर में उसकी शादी की तैयारियां चल रही थीं। लेकिन शादी से पहले ही इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी कल्पना उस लड़की समेत उसके परिवार में किसी ने भी नहीं की होगी। इस कहानी में एक प्रेमी जोड़ा है। इस कहानी में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जो आपको हैरान कर देंगी और सोचने पर मजबूर कर देंगी कि ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। एक मर्डर मिस्ट्री जो पहले बिल्कुल भी मिस्ट्री नहीं थी, एक सीधा साधा सुसाइड का केस था। लेकिन आगे चलकर जब इस केस का खुलासा हुआ तो सभी ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। इस केस की जो तफ्तीश थी, जो पुलिस ने ना करके बल्कि किसी और ने की, वो वाकई में काबिले तारीफ थी। तो कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है केरल के तिरुवनंतपुरम में रहने वाली एक लड़की कुमारी इंदु की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट यानी NITC में कुमारी इंदु रिसर्च स्कॉलर के तौर पर पढ़ाई कर रही थी। कुमारी इंदु की उम्र लगभग 25 साल थी और कुमारी इंदु के पिता का नाम कृष्णा नायर था। कुमारी इंदु एक जाने माने इंस्टीट्यूट में पढ़ा करती थी। न जाने कितने लोगों का सपना होता है यहाँ से पढ़ाई करने का। उसी इंस्टीट्यूट में एक असिस्टेंट प्रोफेसर पहले से ही पढ़ाया करते थे जिनका नाम सुभाष था। 2012 में इंदु वहाँ एडमिशन लेती है तो कुछ दिन गुजरने के बाद इंदु की मुलाकात सुभाष से होती है। वे दोनों का आमना सामना क्लास में होता है। वक्त गुजरता है, दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। बात आगे बढ़ती है, बातचीत शुरू होती है, वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ता है और दिन पे दिन उन दोनों का प्यार गहराता जाता है। पढ़ाई के दौरान ही इंदु से सुभाष की प्रेम कहानी चलती रहती है। दोनों की उम्रों में फासला तो था लेकिन ज़्यादा नहीं था। प्यार इतना आगे बढ़ जाता है कि वे दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते और सुभाष इंदु को शादी के लिए प्रपोज करता है। वो भी मान गई थी। उन लोगों के बारे में इंदु के परिवार को पता था, लेकिन वे ये समझते थे कि ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्हें ये नहीं लगता था कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। इन सब के बीच अप्रैल 2012 में इंदु के माता पिता उसका रिश्ता कहीं और तय कर देते हैं। इंदु को ये लगता है कि उसके घर वाले उसकी और सुभाष की शादी नहीं होने देंगे क्योंकि उन दोनों की कास्ट में फ़र्क था, जबकि उसके घर वालों ने जो रिश्ता इंदु के लिए चुना था वो उन्हीं की कास्ट का था। उसके घर वाले कभी भी किसी दूसरी जाति के लड़के से उसकी शादी नहीं करते क्योंकि वो जाति पाति और समाज के बनाए हुए नियमों को बहुत मानते थे। यही सब सोचकर इंदु भी खामोश रहती है और शादी के लिए तैयार हो जाती है। उधर सुभाष को इस सब बातों की खबर ही नहीं थी। वो तो इंदु से शादी के सपने देख रहा था। उसे इंदु ने अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो तो समझ रहा था कि इंदु भी उससे शादी के लिए राज़ी है, तो उसे अपनी मंजिल सामने साफ दिखाई दे रही थी। वो बहुत खुश था और इसी खुशी में उसने इंदु को एक सरप्राइज़ देने का सोचा। 24 अप्रैल 2012 को सुभाष ने 2 टिकट बुक कराया। एक टिकट उसने दिल्ली से सिक्किम के लिए बुक कराया और दूसरा टिकट तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड जाने के लिए। उसने अपने और इंदु के लिए ये सरप्राइज़ प्लान किया था। 25 अप्रैल 2012 को उन दोनों को कोझिकोड जाना था। उसने इस सरप्राइज़ के तहत ये सोच रखा था कि वो इंदु को वहाँ ले जाएगा और वहाँ जाकर वे दोनों शादी कर लेंगे। इस बात की भनक इंदु को बिल्कुल भी नहीं थी कि सुभाष उससे चुपके से कोर्ट मैरिज करना चाहता है। सुभाष को तो लगा था कि इंदु ये सब जानकर बहुत खुश होगी। उसके नज़रिए से इंदु भी आखिर यही चाहती थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि इंदु अपने माता पिता के फैसले पर सर झुका चुकी है। तो अब इस टिकटों के बारे में वह इंदु से बताता है, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि हम वहाँ शादी करेंगे। इस बीच इंदु के घर वाले इंदु की शादी की तारीख तय कर चुके होते हैं और शादी के कार्ड्स भी छप चुके होते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि इंदु के माता पिता इंदु और सुभाष के बारे में जानते थे कि वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। सुभाष इंदु की पढ़ाई में मदद करता है, वे लोग ज़्यादातर टाइम साथ में गुजारते हैं, तो उन्होंने सबसे पहला कार्ड सुभाष को देने का फैसला किया। 25 अप्रैल को उन दोनों को जाना था। ठीक उससे एक दिन पहले इंदु के माता पिता सुभाष के घर इंदु की शादी का कार्ड लेकर पहुंचे, लेकिन इस बात की जानकारी इंदु को नहीं थी। अगर होती तो इंदु शायद किसी न किसी बहाने से उन्हें रोक लेती और सही वक्त आने पर इत्मीनान के साथ ठंडे दिमाग से वो सुभाष से इस बारे में बात करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, जब इंदु के माता पिता सुभाष के घर पहुंचे तो सुभाष की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बेहद खुश था
चाय नाश्ता करने के बाद इंदु के माता पिता ने शादी का कार्ड देते हुए बताया कि इंदु की शादी का ये कार्ड है, तुम शादी में ज़रूर आना। इतना सुनते ही सुभाष के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे क्या करे, लेकिन उसने आपको नॉर्मल दिखाने की कोशिश की और वो कार्ड ले लिया। इंदु के माता पिता अब जा चुके थे। सुभाष बेहद गुस्से में था कि इंदु ने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर से ये सोचकर खुश हो गया कि चलो कोई बात नहीं, शायद इंदु परिवार वालों के दबाव में आ गई होगी। जब कल मैं उसे ले जाऊंगा तब मैं उसे समझा दूंगा और वो मुझसे शादी के लिए ज़रूर मान जाएगी। वो दिन गुजर जाता है और आता है 25 अप्रैल का दिन। उस दिन उन दोनों को कोझीकोड के लिए निकलना था। इंदु ने अपने परिवार वालों को बता दिया था कि वे किसी काम से सुभाष के साथ कहीं बाहर जा रही है। इस बात पर उसके घर वालों को कोई एतराज़ भी नहीं था, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं था। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था जब सुभाष के साथ इंदु कुछ दिनों के लिए किसी काम से बाहर गई थी, जबकि सुभाष ने अगले दिन की ही बुकिंग शादी के लिए करवा रखी थी। इस बात की भनक भी किसी को नहीं थी। 25 अप्रैल शाम की टिकट थी दोनों की। रात भर के सफ़र के बाद उन्हें अगले दिन कोझीकोड पहुंचना था। इधर घर में इंदु के माता पिता शादी की तैयारियां शुरू कर चुके थे, लेकिन 25 अप्रैल के बाद से ही इंदु के जाने के बाद से इंदु के माता पिता की उससे बात नहीं होती और 2 दिन गुजर जाता है। 27 अप्रैल की सुबह परिहार नदी के किनारे कुछ मजदूर जो नदी से रेत निकाला करते हैं, उन्हें वहां एक लड़की की लाश मिलती है। लाश को देखने के बाद रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। चूँकि लाश नदी पर बने रेलवे ब्रिज के पास मिली थी, इसलिए रेलवे पुलिस इस मामले की छानबीन करती है। तो रेलवे पुलिस को लगा कि किसी लड़की ने ट्रेन से कूदकर जान दे दी है, तो उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट बनाई वो यही बनाई कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है ट्रेन से कूदकर। उधर इंदु के माता पिता भी इंदु से बात ना होने के कारण पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा चुके थे। लाश की तस्वीर और कपड़ों वगैरह के आधार पर लाश की शिनाख्त इंदु के तौर पर होती है, जो 25 अप्रैल से ही गायब थी। उसके माता पिता को भी इंदु की बॉडी दिखाकर पहचान कराई जाती है, जिससे ये क्लियर हो गया कि ये इंदु की ही बॉडी है। इंदु के घर वालों के होश उड़ चुके थे। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि जिस बेटी की शादी की तैयारियां चल रही हैं, उसी की लाश मिलेगी। लाश का पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस मामले की जांच शुरू करती है। पुलिस भी रेलवे पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट बनाती है कि इंदु ने ट्रेन से कूदकर जान दी है। इस बीच जब पुलिस छानबीन करती है तो सुभाष का नाम भी सामने आता है। उससे भी पूछताछ की जाती है, क्योंकि पुलिस को अब तक ये पता लग चुका था कि सुभाष भी उस रात इंदु के साथ सफ़र कर रहा था, वो वहाँ मौजूद था। सुभाष पुलिस को बताता है कि उस रात जब ट्रेन में हम सफ़र कर रहे थे तो इंदु अपनी शादी को लेकर काफ़ी परेशान थी, क्योंकि वो इस शादी से खुश नहीं थी। उसने उस रात इस बारे में मुझसे काफ़ी देर तक बातचीत की थी। उसके बाद मैं सो गया। जब मेरी आँख खुली तो इंदु अपनी जगह पर नहीं थी। मैंने सोचा कि वो किसी स्टेशन पर उतर गई होगी। बाद में पता चला कि उसने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। सुभाष ने कहा कि मुझे लगता है कि उसकी शादी जबरन कराई जा रही थी, इसी कारण उसने आत्महत्या की है। पुलिस ने सुभाष के बयान के अनुसार ये फाइनल रिपोर्ट बनाई कि इंदु ने ट्रेन से कूदकर सुसाइड किया है। केस बंद हो गया। लेकिन ये सब होने के बावजूद कोई था जिसे इंदु के सुसाइड वाली बात हजम ही नहीं हो रही थी, और वो थे कुमारी इंदु के पिता कृष्णा नायर। वो किसी सूरत ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी बेटी आत्महत्या करेगी। उनका ये कहना था कि अगर इंदु इस शादी से खुश नहीं थी या उसे ये शादी नहीं करनी थी तो हमें ज़रूर बताती, ना कि इस तरह सुसाइड करती। वो कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत समझदार और हिम्मत वाली थी। हर मुश्किल का सामना वो बहुत हिम्मत से करती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो उनके विश्वास को देखकर उनके साथ साथ इंदु के अन्य घरवाले भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें भी अब लगने लगा था कि इंदु के पिता ठीक कह रहे थे। वो अड़े रहे कि मेरी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। ये शादी वो किसी दबाव या तनाव में नहीं कर रही थी। उन्होंने खुद अपने लेवल पे जांच शुरू की। खुद उन्होंने इस मामले को समझने का, इस मामले की तह तक जाने का और हकीकत सामने लाने का फैसला किया, और उन्होंने ट्रेन के चार्ट वगैरह में भी पता किया। इसी दौरान जब उन्होंने उस मज़दूर से फिर से पूछताछ की, तब उन्हें उस मज़दूर ने कुछ डिटेल में बताया। उसने कहा कि मैं यही नदी से रेत निकालने का काम करता हूँ और अक्सर रात को भी यहीं नदी के किनारे सो जाया करता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ही हमें काम पर लगना होता है।
तो उस रात जब मैं सोया था तो रात के करीब 2 बजे अचानक मेरी आँख खुल गई और ठीक उसी वक्त इस पुल पर से एक ट्रेन गुजर रही थी। मैंने देखा कि कोई चीज़ ट्रेन से गिर रही है, शायद वो इंदु थी। लेकिन जब वो लड़की गिर रही थी तब मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो छलांग मार रही है, बल्कि मैंने उसके पीछे एक साया देखा था। शायद उसके पीछे कोई था, उस बोगी के अंदर, उस कंपार्टमेंट में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसे किसी ने धक्का दिया है, ना कि वो खुद ट्रेन से कूदी हो। अब इंदु के पिता के सामने ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ था। वो इसी बात को लेकर इंदु के पिता कृष्ण नायर हाईकोर्ट पहुंच गए और उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी जानी चाहिए। फिर से उन्होंने इस केस की तफ्तीश की अपील की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि ये सुसाइड केस नहीं है, बल्कि ये मर्डर है। हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी को मान लिया और क्राइम ब्रांच की एक टीम बनाई गई और अब इस मामले की फिर से नए तरीके से छानबीन शुरू की गई। और जब छानबीन शुरू हुई और जब उस केस का खुलासा हुआ तो सभी के होश गुम हो गए। बड़ी मुश्किल से सबको ये मानना पड़ रहा था कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। सबसे पहले क्राइम ब्रांच टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट को अपने तरीके से, अपने नज़रिए से फिर से बारीकी से जांचा। तो अब उन्हें पता चला कि इंदु के शरीर में, खासकर सिर के पिछले हिस्से में, चोट के गहरे निशान थे। अब ये बात क्राइम ब्रांच को खटकी। उन्होंने सोचा कि अगर कोई ट्रेन से कूदता है सुसाइड करने के लिए, तो जाहिर सी बात है जो कूदेगा उसके सिर पर या किसी भी शरीर के हिस्से पर आगे की तरफ चोट लगेगी, ना कि पिछले हिस्से की तरफ। क्योंकि जब कोई कूदता है तो सामने की तरफ होकर कूदता है, पीछे की तरफ से उल्टा होकर नहीं। और अगर किसी को धक्का दिया गया है तो इसका मतलब है कि पीछे उसे चोट आ सकती है। और इंदु के सिर के पिछले हिस्से और शरीर के पिछले हिस्सों पर ही चोट के निशान थे। यानी कि जब उसे चलती ट्रेन से नीचे गिराया गया तब ट्रेन पुल पर थी और पुल का ही कोई हिस्सा उसके सिर से टकराया होगा और उसे ये चोटें आई होंगी। फॉरेंसिक के रिपोर्ट के मुताबिक इंदु ने छलांग नहीं लगाई, बल्कि उसे किसी ने धक्का दिया था। जब ये बात क्राइम ब्रांच के सामने आई तब इसके बाद क्राइम ब्रांच ने इस मामले की छानबीन और तेजी से शुरू कर दी। तो पहले इन दोनों की टिकट कहाँ से बुक हुई, वो लोग इस ट्रैवल एजेंट तक पहुँचे। तब उस तिरुवनंतपुरम के ट्रैवल एजेंट ने उन्हें बताया कि सुभाष ने तिरुवनंतपुरम से दिल्ली और दिल्ली से सिक्किम की भी 2 टिकटें कंफर्म कराई थी। अब क्राइम ब्रांच वालों के सामने एक नया खुलासा हुआ था, क्योंकि इस बात की जानकारी सुभाष के अलावा किसी को नहीं थी। दरअसल वो कोझीकोडे में इंदु के साथ शादी करने के बाद दिल्ली से सिक्किम हनीमून मनाने जाने वाला था और इस बात की खबर उसने किसी को नहीं बताई थी। अब सुभाष के घर की तलाशी ली गई, उसके फ़ोन, लैपटॉप सभी को चेक किया गया। इन सब चीज़ों को जांच करने पर उन्हें सुभाष के फ़ोन और लैपटॉप में कुछ आपत्तिजनक फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मिले जो उसके और इंदु के थे। तो इससे ये क्लियर हो गया कि इन दोनों में सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता नहीं था, बल्कि ये कुछ और ही मामला था। इन सारी चीज़ें और टिकट की बुकिंग के आधार पर पुलिस ने सुभाष को उठाकर उससे पूछताछ करने का फैसला किया। फ़ोन लोकेशन भी उन दोनों का उस रात सेम ही था। असिस्टेंट प्रोफेसर सुभाष के कमरे में इंदु के बाल और इंदु के कई और अन्य चीज़ें भी मिली थी। तो इन सब चीज़ों ने पुलिस के सामने उन दोनों के रिश्ते की चुगली खा दी। सुभाष को उठाया गया, उससे पूछताछ शुरू की गई। पहले तो वो क्राइम ब्रांच को वही सब बातें बताता है जो उसने पहली पुलिस को टीम को बताया था। लेकिन जब पुलिस वाले उससे टिकट और फोटोज, वीडियोज़ और फ़ोन लोकेशन की बात बताते हैं कि उन्हें सब पता चल चुका है, तो वो समझ जाता है कि अब वो आसानी से बच नहीं पाएगा। वो पुलिस को अपने बयान में बताता है कि वो और इंदु एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं कैसे इंदु किसी और से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। उस दिन जब उसके माता पिता कार्ड लेकर आए तब उसे इंदु की शादी का पता लगा। उसे इंदु पर बहुत गुस्सा आया कि इतनी बड़ी बात वो उससे कैसे छुपा सकती है, लेकिन फिर उसने इंदु को मनाने और समझाने का फैसला किया। ट्रेन की टिकटें तो उसने पहले ही बुक करा ली थीं, तो अब वो दोनों ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। तो जब वो दोनों ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तब सुभाष ने इंदु की शादी वाली बात शुरू कर दी। इंदु हक्का बक्का रह गई कि आखिर इसे कैसे पता चला। खैर, इस बात को लेकर सुभाष ने इंदु से कहा कि तुम कैसे किसी और से शादी कर सकती हो, जबकि हम एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं और मैंने तो हमारी शादी की पूरी प्लानिंग भी कर ली है। जब उसने अपने पूरी प्लान के बारे में इंदु को बता दिया, ये सब सुनकर इंदु को बेहद गुस्सा आया। उसने कहा कि मुझे बिना बताए तुम इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे कर सकते हो। वो चिल्लाने लगी। चूँकि टिकट 3rd AC का था तो और भी पैसेंजर उस कंपार्टमेंट में थे,
शोर होने के कारण इन दोनों के बीच झगड़ा और तेज़ आवाज़ होने से वे लोग डिस्टर्ब होने लगे। तब सुभाष ने कहा कि आओ चलो थोड़ा किनारे दरवाजे की तरफ चलकर आराम से बात करते हैं। वे दोनों दरवाजे के पास चले गए। वहां जाकर भी दोनों के बीच बहस जारी थी। सुभाष ये मानने को तैयार ही नहीं था कि इंदु उसे छोड़कर किसी और से शादी करेगी, और इंदु सुभाष से कह रही थी कि अब मेरी शादी होने वाली है, कार्ड्स तक छप गए हैं, तो मैं अपने माँ बाप को दुखी करके इस शादी से इनकार नहीं कर सकती। इसी बीच सुभाष को इतना गुस्सा आया कि उसने अचानक चलती ट्रेन से इंदु को धक्का दे दिया। उस वक्त रात के करीब 2 बजे थे और ट्रेन परिहार नदी के पुल पर अलुआ रेलवे स्टेशन के 12 किलोमीटर पहले पहुंची थी। जैसे ही सुभाष इंदु को धक्का देता है वो ट्रेन से नीचे गिरती है और ब्रिज के किसी पाइप से उसका सिर टकरा जाता है और टकराने के बाद वो नीचे नदी में गिर जाती है। अंधेरी रात थी, लेकिन इत्तेफाक से उस मजदूर की नज़र उसी वक्त ट्रेन से नीचे गिरती हुई इंदु पर पड़ती है और वो उसे देख लेता है। ये 25 और 26 अप्रैल की रात थी। इसके बाद सुभाष बड़े इत्मीनान से अपना सफ़र तय करता है और फिर घर आ जाता है। उसके बाद बात आई गई हो जाती है और उसके आगे की कहानी तो अब तक आप जान चुके हैं। सुभाष के इस खुलासे को सुनकर सभी दंग रह जाते हैं और इंदु के घर वाले काफ़ी शॉक्ड रह जाते हैं। सुभाष ने पुलिस को ये भी बताया कि इंदु की शादी कहीं और होने को सुनकर वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने कहा कि अगर इंदु मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी और का भी होने नहीं देना चाहता, इसीलिए मैंने उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। तो ये थी कहानी कि जो शख्स जिसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारना चाहता था, उसी ने अपने सबसे करीबी, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले शख्स की ज़िंदगी ही छीन ली। प्यार में लोग जान देते हैं, लेकिन यहाँ इसका पूरा उल्टा ही था। जिसको जान से ज़्यादा चाहा गया उसी की जान ले ली गई। तो आप इस शख्स के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारे का ख्याल रखें। जय हिंद।